संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर महाबहस शुरू हो गई है। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने पहलगाम में आतंकी हमला और उसके बाद भारत के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से अपने मकसद हासिल करने में कामयाब रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद सीमा पार के आतंकियों और टेरर इंफ्रा को मिटाना था और इसमें भारत पूरी तरह से सफल रहा है। राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया गया है। इसके अलावा राजनाथ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और अगर आतंकियों ने कोई नापाक हरकत की जरूरत की तो फिर उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। हमारी सेनाओं द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया। 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का, जिन्हें खुला समर्थन प्राप्त है अध्यक्षों को, जिसमें पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों से जुड़े 9 स्थानों को निशाना बनाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष हमेशा पूछता है कि भारत के कितने विमान गिरे और ऐसा कभी नहीं हुआ जब विपक्ष में रहते हुए हमने ऐसे सवाल किए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हमले में किसी भी भारतीय एसेट को कोई नुकसान नहीं हुआ है। भारत की सुरक्षा प्रणाली ने सभी पाकिस्तानी हमलों को नाकाम कर दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में किसी भी तरह के दबाव की बात गलत है। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। हाँ, हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है, आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में कोई मध्यस्थता नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए गुहार लगाई थी। At no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, please listen. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April when President Trump called up to convey his sympathy and the 17th of June. इस बीच एक ऐसा मौका भी आया जब एस जयशंकर को विपक्षी नेता टोकने लगे तो गृहमंत्री अमित शाह खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि आपको अपने देश के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं है, इसलिए आप विपक्ष में बैठे हो और 20 साल वहीं बैठे रहोगे। भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ
लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। इधर कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने मोर्चा संभाला। गौरव गोगोई ने पूछा कि हमले के तुरंत बाद आखिर प्रधानमंत्री पहलगाम क्यों नहीं गए। इतना ही नहीं, गौरव गोगोई ने कहा कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर अगर अभी जारी है तो फिर इसे रोका ही क्यों गया। इसके अलावा राफेल के गिरने को लेकर भी गौरव गोगोई ने सवाल पूछा। साथ ही उन्होंने कहा कि पहलगाम में आतंकी कैसे घुसे और अब तक उनका कुछ पता क्यों नहीं है। ये भी जानना चाहता है, वे 26 लोग जो जिनके परिवारों में आज कोई गुजर गया, वे ये भी जानना चाहता है कि 100 दिन गुजर गए और वे 5 दहशतगर्दियों को ये सरकार पकड़ नहीं पाई। देश के वो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो 5 दहशतगर्दे थे, दहशतगर्दी जो आए टेररिस्ट, निश्चय इनको किसी ने पनाह दी। और आज आवाज अड्डा में भी इसी चर्चा पर चर्चा होगी। ऑपरेशन सिंदूर, संसद में जवाब भरपूर, शाम 7:57 पर। और आतंकवाद पर एक बार फिर बड़ा प्रहार किया गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लिडवास में सेना को बड़ी सफलता मिली है। सेना ने ऑपरेशन महादेव के तहत 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया है। खबर है कि इन 3 आतंकियों का कनेक्शन पहलगाम हमले से भी हो सकता है। देश के सुरक्षा बल ने आतंक पर एक बार फिर बड़ी चोट की है। श्रीनगर के महादेव माउंटेन के लिडवास में 3 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि तीनों आतंकी टीआरएफ से जुड़े हैं, यानी उस संगठन से जिसके तार पहलगाम हमले से भी जुड़े रहे हैं। मारे गए आतंकियों में मूसा सुलेमानी नाम का आतंकी भी शामिल है। ये ए कैटेगरी का आतंकी है और इसका सीधा ताल्लुक पाकिस्तान से है। यही जो पीक है, इसको महादेव पीक कहते हैं। यही वजह है कि महादेव ऑपरेशन इसका नाम रखा गया है। और यहां पर ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को कि इन्हीं पहाड़ों में जो है मिलिटेंट छुपे हुए हैं। 4 उनकी संख्या बताई जा रही थी, 3 के मारे जाने की खबर आई है। और उसमें से जो मूसा का नाम आ रहा है, बताया जा रहा है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो पहलगाम अटैक से हो सकती है। खबर है कि आतंकी महादेव माउंटेन में एक हाइड आउट में छिपे थे। उसी जगह से सुरक्षा बल को भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए। As per the interior reports, 3 bodies are being observed and seems to be neutralized. So this is all, but still it is operation. So I would not like to divulge much at this moment. फिलहाल सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर रखा है और दूसरे आतंकियों की तलाश भी की जा रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऑपरेशन महादेव की सफलता के लिए सुरक्षा बलों को बधाई दी है। ये सच है कि 3 पाकिस्तानी आतंकवादी जी सर अभी नची गांव के पास एलिमिनेट किए गए हैं। कई ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं मिलती है। इस प्रकार के अनेक काइनेटिक ऑपरेशन पिछले कई महीनों से जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीएपीएफ चला रही है, जिसमें आतंकवादी एलिमिनेट होते हैं। मुझे लगता है कि उसको तो ज़्यादा मीडिया हाईलाइट करती है, लेकिन ऐसे अनेक ऑपरेशन जिससे लोगों की ज़िंदगी बचती है वो हमारे ध्यान में नहीं आता। मैं सेना को, जम्मू कश्मीर पुलिस को और इस ऑपरेशन में लगे सभी साथियों को हृदय से बधाई देता हूँ। इधर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले में एक बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट ड्राफ्ट पर रोक लगाने से मना कर दिया है। बाकी डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा।
इलेक्शन कमीशन बिहार में वोटर्स का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहा है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में की याचिका दायर की गई थी। पिछली बार जब इसकी सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे इलेक्शन कमीशन को कि आप वोटर आईडी कार्ड और आधार दोनों को ही इसमें कंसीडर करें। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इन दोनों दस्तावेजों को नहीं ले रहे हैं, इससे बहुत सारे लोग इस लिस्ट से बाहर किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इनको कंसीडर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप राशन कार्ड को भी कंसीडर नहीं करें, तो जिसमें इलेक्शन कमीशन के वकील का जवाब था कि वो राशन कार्ड काफी मात्रा में फर्जी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जिन 12 दस्तावेजों की बात कर रहे हैं वो भी फर्जी हो सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसकी नकल ना की जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप आधार और वोटर आईडी कार्ड को इसके अंदर लिस्ट के अंदर सम्मिलित कीजिए। लेकिन अभी फिलहाल इस मामले की सुनवाई आज पूरी नहीं हो सकी है, तो सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जो आपकी पॉलिसी है वो मास इंक्लूजन की होनी चाहिए, ना कि मास एक्सक्लूजन की होनी चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। और अब बात करते हैं बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में आज काफ़ी प्रेशर देखने को मिला। बाजार लगातार तीसरे दिन गिरावट पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 572 पॉइंट गिरा, निफ्टी 156 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली रही है। रियल्टी, मेटल, पीएससी शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। आईटी, एनर्जी, इंफ्रा इंडेक्स भी गिरावट पर बंद हुए हैं। टीसीएस के कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कंपनी ने मिड और सीनियर लेवल पर 12,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी का फैसला किया है। ये टीसीएस की कुल वर्कफोर्स का करीब 2% होगा। तो क्या भारत से लेकर ग्लोबल आईटी कंपनियों में छंटनी का दौर शुरू हो गया है? इस पर खास रिसर्च लेकर आए हैं यतिन मोता। अगर हम टीसीएस की बात करें तो क्लियरली जो मैनेजमेंट ने मनी कंट्रोल के साथ बात की और जानकारी दी कि करीब 2% वर्कफोर्स मिड और सीनियर लेवल पे आपको रिकैलिब्रेट होते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसका मतलब सीधी तरीके से टीसीएस ने ये बता दिया कि लगभग 12,000 नौकरियां जो हैं वो रिकैलिब्रेट की जाएंगी और लोगों को निकाला जाएगा। और इस बार एंट्री लेवल की बात नहीं कर रहे, वो मिड और हायर लेवल्स की बात कर रहे हैं, जहां शायद कंपनी के कॉस्ट भी कंट्रोल होते हुए नजर पड़े। ऑब्वियसली अगर हम ये 12,000 एम्प्लॉयज़ की बात करें तो ये मिड सीनियर लेवल पे होगा। और अगर हम बात करें तो ये कठिन फैसला है टीसीएस के हिसाब से। ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि जो हिसाब से चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जहां ज़्यादा वर्क एफिशिएंसी मिल रही है। इनफैक्ट पहले के मुकाबले लगभग 20% एफिशिएंटली काम हो रहा है, जिसके कारण ये निर्णय जो है मैनेजमेंट ने लिया हुआ है। और एआई से प्रोडक्टिविटी फ्यूचर के लिए भी जो है बढ़ती हुई नज़र पड़ रही है, जिसके कारण ये डेवलपमेंट करना पड़ रहा है। और ये टीसीएस नहीं, अक्रॉस द ग्लोब अगर आप देखें तो टीसीएस, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, मेटा, इन सभी बड़ी आईटी कंपनियों ने और आईटी रिलेटेड कंपनियों ने जॉब लॉसेस की बात की है, जिसके कारण आप स्क्रीन पे देखेंगे कि लगभग ग्लोबली 1 लाख से ज़्यादा आईटी की नौकरियां अब खतरे में दिखाई पड़ रही हैं। इनफैक्ट बीते 2 सालों में टीसीएस ने छटनी की है लगभग 2200 लोगों के आसपास की। और विप्रो और इन्फोसिस की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो एट्रिशन है वो बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है। और ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या एक बड़ा रिस्क है, हमको नहीं पता आगे जाके क्या होगा, लेकिन हाँ, ज़्यादा तेज, ज़्यादा प्रभावी और कॉस्ट एफिशिएंसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रेफर किया जा रहा है। ना ही आईटी कंपनीज में, लेकिन जो आईटी सर्विसेज लेने वाली कंपनी है ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कहीं ना कहीं अपनी जो है एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, मैन पावर कम कर रहे हैं। रीस्किलिंग और स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आप इसमें अपस्किल नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं छटनी के शिकार होने वाले हैं। और आगे अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री, शिक्षा क्षेत्र और मैन्युफैक्चरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे जाके एक बड़ा रोल प्ले करेगा, जिसके कारण अब आपको जॉब स्केलिंग में भी डिफिकल्टी दिखाई पड़ रही है। भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के ज्यादातर सेक्टर्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस ऐतिहासिक समझौते के बाद इंडस्ट्री निर्यात को लेकर कितनी सकारात्मक है, जानने के लिए देखिए केतन जोशी की रिपोर्ट। गुजरात की मशहूर बांधनी, जिसे बंधेज भी कहा जाता है, करीब 5000 साल पुरानी पारंपरिक वस्त्र कला है। बांधनी के लिए बड़ा बाजार और कारीगरों को पर्याप्त मुनाफा दिलाना एक चुनौती है। यूके ट्रेड डील से इसमें काफी मदद मिलेगी। बांधनी को ब्रिटेन निर्यात करने पर 12% तक ड्यूटी लगती थी, जो अब पूरी तरह हट गई। मतलब यूके के बाजार में बांधनी सस्ती हो जाएगी, खरीदार बढ़ेंगे, बाजार बढ़ेगा। बांधनी समेत ज्यादातर सेक्टर की चीजें अब बिना ड्यूटी एक्सपोर्ट होगी, यानी कि टैरिफ के डर के सामने
यह FTA संजीवनी का काम करेगा। ट्रेड डील का फायदा केमिकल सेक्टर को भी मिलेगा, जहां एक्सपोर्टर अगले कुछ साल में ब्रिटेन के साथ कारोबार डबल करने की तैयारी में लग गए हैं। अब ये FTA होने के बाद भारत के सारे रासायनिक पदार्थ, सारे केमिकल, सारे डाइज, कलरेंट्स अब फ्री ड्यूटी में जाएंगे, जीरो ड्यूटी पे इंपोर्ट होंगे यूके में। तो ये बहुत ही जबरदस्त इसको पेपअप मिलेगा और मैं समझता हूं कि ये साल के आखिर तक हम $725 मिलियन क्रॉस करना चाहिए। और 2030 के बाद जो भारत की जो पॉलिसी है, अग्रेसिव पॉलिसी है एक्सपोर्ट की, और विद FTA आफ्टर FTA 1.5 बिलियन टू 2 बिलियन, तो मैं समझता हूं कि ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना बिजनेस होना चाहिए हमारा। यूके में भारत के गारमेंट पर 9.2% ड्यूटी लगती थी, जबकि कंपटीटर देश बांग्लादेश और पाकिस्तान पर कोई ड्यूटी नहीं थी। डील के बाद अब भारत का 99% गारमेंट और टेक्सटाइल भी ड्यूटी फ्री होगा। इससे करीब $2.12 बिलियन का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट अब 2 गुना होने का अनुमान है। ओवरऑल अगर आप देखें तो जो $6 बिलियन से $8 बिलियन चाइना का है और बांग्लादेश का है, वी हैव फुल कैपेबिलिटी टू ग्रैब दैट। तो अगर आई विल बी वेरी ऑप्टिमिस्टिकली टेलिंग कि ये कहीं ना कहीं $2 बिलियन से $4 बिलियन अगले 5 साल में होने की पूरी व्यवस्था सरकार ने कर दी है। ब्रिटेन में भारत के ट्रेड को चुनौती देने वाले चीन, बांग्लादेश समेत अन्य देशों के साथ अब मेड इन इंडिया भी मजबूती से खड़ा होगा। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जस्टिस यशवंत वर्मा मामले पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कैश कांड के आरोपी जस्टिस यशवंत वर्मा से पूछा कि वो जांच कमेटी के सामने क्यों पेश हुए थे। क्या उन्होंने पहले वहां से फैसला अपने हक में लाने की कोशिश की? बाकी डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कैश मिला था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी और इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संसद से उसको हटाने की सिफारिश की थी। इसको लेकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि इसमें संविधान की जो प्रोसेस है उसका पालन नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज जब उनकी याचिका पर सुनवाई की तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कई सारे सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इंक्वायरी कमेटी के सामने क्यों उपस्थित हुए थे, आपके पास पूरी जानकारी थी, आप एक कॉन्स्टिट्यूशन पद के ऊपर थे, तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन थी, आप इसके सामने उपस्थित होने से इनकार भी कर सकते थे। हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपने पूरे दस्तावेज हमें उपलब्ध नहीं कराए, आप पहले सारे दस्तावेज हमको उपलब्ध कराइए, उसके बाद हम इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई 30 जुलाई को करेगा। दिल्ली एनसीआर में स्ट्री डॉग्स के काटने के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस मुद्दे पर छपी मीडिया रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे बेहद परेशान करने वाला और चिंताजनक बताया है। बाकी डिटेल्स बता रही हैं दीपाली नंदा। जी, जाहिर तौर पर दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। आए दिन हम इस तरह की खबरें देखते हैं और सबसे दुखद ये भी है कि ये जो आवारा कुत्ते हैं ये बुजुर्गों और बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। तो इसी के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वतः संज्ञान लिया है। इस मुद्दे पर छपी मीडिया रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे बेहद परेशान करने वाला और चिंताजनक बताया है। साथ ही आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के रोहिणी इलाके में 6 साल की बच्ची की कुत्ते के काटने से हुई मौत का भी जिक्र किया और खुद ही रजिस्ट्री को याचिका रजिस्टर करने को कहा। इसके अलावा जिस तरह से लगातार इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चिंता जताई कि इसकी वजह से रेबीज का खतरा भी बढ़ गया है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने इस मुद्दे पर अपना जो स्टेटमेंट है वो दिया था और कहा था कि जो कुत्तों पर जो दया है और साथ ही साथ जो लोगों की सुरक्षा है उसमें बैलेंस होना ज़रूरी है। तो अब एक बार फिर से ये मामला स्वतः संज्ञान में लिया है सुप्रीम कोर्ट ने और अब उम्मीद की जा रही है कि जो आवारा कुत्ते हैं उनको लेकर किसी तरह के नियम बनाए जाएंगे ताकि जो मासूम या फिर बुजुर्ग इसका शिकार हो रहे हैं वो ना हो सके। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी स्थित औसानेश्वर महादेव मंदिर में भगदड़ मच गई, जिसमें 2 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई।
जबकि 40 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक रविवार देर रात करीब 2:30 बजे जलाभिषेक के दौरान मंदिर परिसर में अचानक करंट फैल गया। इससे अफरा तफरी मच गई। भगदड़ में कई लोग एक दूसरे को कुचलते चले गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। घटना को गंभीरता से लेते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जिलाधिकारी से 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट भी मांगी है। भारत की युवा चेस प्लेयर दिव्या देशमुख ने इतिहास रच दिया है। दिव्या ने फिडे महिला चेस विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। सिर्फ 19 साल की दिव्या ने जॉर्जिया में हुए इस वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की ही दिग्गज कोनेरू हम्पी को टाई ब्रेक राउंड में हराया। इसके साथ ही वो वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला चेस प्लेयर भी बन गई हैं। इतना ही नहीं, इस खिताबी जीत के साथ ही वो अब भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर भी बन गई हैं। टूर्नामेंट में दिव्या ने कई टॉप रैंक प्लेयर्स को हराया और फाइनल में जगह बनाई। हम्पी के खिलाफ फाइनल में दिव्या ने दोनों प्रमुख मुकाबले ड्रॉ खेले, लेकिन इसके बाद सोमवार को टाई ब्रेक राउंड हुआ। इसमें दिव्या ने बाजी मार ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अपडेट रहने के लिए CNBC आवाज़ से जुड़े रहें। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।